नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी मोदी सरकार की कमजोर विदेश नीति की, द कश्मीर फाइल्स को लेकर एनडीए में पड़ी फूट की, जानेंगे पेगासस को लेकर ममता बनर्जी ने क्या किया दावा, डॉक्टर कफील खान के योगी सरकार पर क्यों लगाए आरोप, बात करेंगे यूपी में प्रोटेम स्पीकर के नाम को लेकर चल रही चर्चा की, हिजाब विवाद पर कर्नाटक सरकार के सख्त फैसले की और बुलेटिन के आखिर में बात इलाहाबाद हाईकोर्ट के बड़े ऐलान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज देश भर में धूमधाम से मनाया गया रंगों का त्योहार होली। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से लेकर वृंदावन तक उड़ा गुलाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई राजनेताओं ने दी होली की बधाई। फिर टला यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह। 24-25 मार्च को योगी आदित्यनाथ ले सकते हैं शपथ। पहले 21 मार्च को होना था शपथ ग्रहण का कार्यक्रम। 21 मार्च को विधान परिषद चुनाव के नामांकन का है अंतिम दिन, जिसके चलते टली बीजेपी विधायक दल की बैठक। उत्तराखंड का सीएम फेस पर सस्पेंस बरकरार। अब 20 मार्च को होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक में हो सकती है सीएम के 7 मंत्रियों के नाम की भी घोषणा। त्रिवेंद्र रावत ने भी ठोका सीएम पद पर दावा। पंजाब में कल होगा भगवंत मान के मंत्रिमंडल का विस्तार। 12:30 बजे राजभवन में मंत्रियों को दिलाई जाएगी शपथ। पंजाब में पहली बार बनी है आम आदमी पार्टी की सरकार। तो अब सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मोदी राज में भारत की विदेश नीति पर विपक्ष पहले ही सवाल उठाता रहा है। सरकार की विदेश नीति में बदलाव के चलते कई दोस्त दूर होते जा रहे हैं। इसका फायदा मिल रहा है भारत के पड़ोसी पाकिस्तान को, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। और अब पाकिस्तान के दबाव में ऐसा फैसला लिया गया जिससे मोदी सरकार की विदेश नीति पर उसके अपने ही सवाल उठाने लगे हैं। भारत की विदेश नीति इन दिनों सवालों के घेरे में है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान विदेश नीति के मोर्चे पर भारत को लगातार मात देता दिखाई दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाने का पाकिस्तानी प्रस्ताव भारत के विरोध के बावजूद स्वीकार कर लिया गया। तो अब इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी की बैठक में कश्मीर के अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को न्योता भेजकर भारत की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ओआईसी की ओर से ये न्योता पाकिस्तानी दबाव में ही दिया गया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को लेकर भारत सरकार कड़ा रुख अख्तियार करती आई है। अक्सर इस संगठन के नेताओं पर कार्रवाई की जाती है। सरकार की ओर से कहा जाता है कि हुर्रियत जम्मू कश्मीर में शांति नहीं चाहता। इस संगठन के पीछे पड़ोसी मुल्क का हाथ है। वहीं मोदी सरकार के तल्ख तेवर के बीच इस्लामिक सहयोग संगठन ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन को अगले हफ्ते 22 से 23 मार्च को इस्लामाबाद में होने वाली अपने विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए आमंत्रित कर दिया गया है। इसके बाद विपक्ष मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि मोदी सरकार दावा करती रही है कि ओआईसी के सदस्य देशों के साथ उसके अच्छे संबंध है, लेकिन पाकिस्तान की रणनीति के चलते मोदी सरकार की विदेश नीति पूरी तरह से फेल होती दिख रही है। हुर्रियत का न्योता दिए जाने के फैसले की आलोचना करते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमने बार बार ओआईसी से निवेदन किया है कि वो अपने मंच का इस्तेमाल भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने के लिए निहित स्वार्थी तत्वों को देने से बचें। भारत भले ही ओआईसी से हुर्रियत से दूर रहने की मांग कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। पहले यूएन में इस्लामोफोबिया पर पाकिस्तान प्रस्ताव पास और अब ओआईसी की बैठक में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को न्योता। सवाल मोदी सरकार का नहीं, भारत की छवि का है, जिस पर भारत के मित्र देश भी सवाल उठाने लगे हैं। तो दूसरी ओर देश की मोदी सरकार पर सवाल उनके सहयोगी भी उठा रहे हैं। हम के अध्यक्ष ने तो पीएम मोदी पर ही इशारों में हमला बोल दिया। केंद्र सरकार द कश्मीर फाइल्स को अपने फायदे के लिए खूब भुना रही है और अब तो कयास ये भी है कि इस फिल्म को जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते प्रमोट किया जा रहा है, जिससे पार्टी को फायदा मिल सके। ऐसा इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों का पुनर्गठन करने के लिए गठित परिसीमन आयोग ने अपने प्रस्तावों को अंतिम रूप दे दिया है, लेकिन विपक्ष भी बीजेपी को उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दे रहा है। वो लगातार मोदी सरकार को अपने निशाने पर ले रहा है, लेकिन अब तो मोदी सरकार अपनों के ही निशाने पर आ गई है। दरअसल एनडीए के सहयोगी ने ही बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाते हुए उस पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि द कश्मीर फाइल्स आतंकवादियों की साजिश का एक बड़ा हिस्सा हो सकती है। मांझी ने ट्वीट कर कहा, द कश्मीर फाइल्स आतंकवादियों की एक गहरी साजिश भी हो सकती है, जिसे दिखाकर आतंकी संगठन कश्मीरी ब्राह्मण में खौफ और डर का माहौल बना रहे हैं, ताकि डर से कश्मीरी ब्राह्मण पुनः कश्मीर न जा पाएं। इतना ही नहीं, मांझी फिल्म के डायरेक्टर और कलाकारों के आतंकवादियों के साथ कनेक्शन की आशंका जता रहे हैं और उन्होंने मांग की है कि इस फिल्म की पूरी यूनिट के आतंकी कनेक्शन की
भी जांच होनी चाहिए। अब मांझी के इस ट्वीट ने सिर्फ यूनिट ही नहीं, उन लोगों पर भी सवाल खड़े किए जो फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम है पीएम मोदी। ऐसे में अब देखना होगा कि मांझी के इन आरोपों के बाद उनके लिए क्या मुसीबत खड़ी होती है। द कश्मीर फाइल्स बनाने वालों के आतंकी कनेक्शन की जांच जरूरी है, ये सवाल एनडीए के अंदर से ही उठ रहा है, जबकि पीएम मोदी सहित पूरी बीजेपी इस फिल्म के प्रचार में जुटी हुई है। खैर, जांच की जगह फिल्म बनाने वालों को केंद्र की तरफ से सुरक्षा मुहैया करा दी गई है, लेकिन आम लोगों की सुरक्षा कौन करेगा? केंद्र की मोदी सरकार पर ही आम और खास हर किसी की जासूसी के आरोप लगते रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पेगासस जासूसी मामले में नया खुलासा किया। तो क्या कहा है ममता ने, देखिए ये रिपोर्ट। इजरायली साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजीज की ओर से बनाए गए जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस ने पूरी दुनिया में हंगामा खड़ा कर दिया है। भारत में भी सार्वजनिक, सैन्य और नागरिक अधिकारियों, राजनेताओं, कार्यकर्ताओं, न्यायाधीशों और पत्रकारों के खिलाफ अवैध निगरानी के लिए इसका इस्तेमाल किए जाने का दावा किया गया है, जिसके बाद से ही मोदी सरकार सवालों में घिरी हुई है। दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में इजरायल का दौरा किया था, तब पेगासस और एक रक्षा प्रणाली को करीब $2 बिलियन में खरीदा गया था। पेगासस जासूसी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और कोर्ट ने इसकी जांच के लिए एक कमेटी का गठन भी किया है। लेकिन इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दावा किया है कि उन्हें भी पेगासस स्पाईवेयर खरीदने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया था। ममता ने कहा कि राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ स्पाईवेयर का इस्तेमाल अस्वीकार्य है। अपनी मशीन बेचने के लिए वे हमारे पुलिस विभाग के पास आए थे। 5 साल पहले उन्होंने इसके लिए 25 करोड़ रुपए मांगे थे। ये प्रस्ताव मेरे पास आया तो मैंने कहा नहीं, हम ऐसी मशीनें नहीं खरीदना चाहते। मैं निजता में दखल देने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने में विश्वास नहीं करती, लेकिन कई बीजेपी शासित राज्यों ने पेगासस को खरीद लिया था। ममता बनर्जी जहां केंद्र की मोदी सरकार पर इसे खरीदने का आरोप लगा रही हैं, तो इससे पहले भी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर निशाना साधते हुए कहा था कि मोदी सरकार ने हमारे प्राथमिक लोकतांत्रिक संस्थाओं, नेताओं और जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस को खरीदा। ये देशद्रोह है। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। सीएम ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि सभी बीजेपी शासित राज्यों ने भी पेगासस का इस्तेमाल किया होगा। पेगासस जासूस मामले में निशाने पर बीजेपी विरोधी नेता और अफसर ही थे। विरोधियों को सिर्फ जासूसी सॉफ्टवेयर से ही नहीं बल्कि कानूनी शिकंजे में भी फंसाने के आरोप बीजेपी की राज्य सरकारों पर विपक्ष लगाता रहा है। यूपी में सरकारी डॉक्टर से नेता बने डॉक्टर कफील खान ने तो यूपी के सीएम पर फर्जी कार्रवाई को लेकर बड़ा आरोप लगा दिया है। तो क्या कहा है डॉक्टर कफील ने, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी के गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में वर्ष 2017 में ऑक्सीजन आपूर्ति बाधित होने के कारण बड़ी संख्या में बच्चों की जान चली गई थी। डॉक्टर कफील ने इस दौरान बच्चों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था भी की थी। कई लोगों ने इस काम में उनकी तारीफ भी की, लेकिन योगी सरकार की जांच में डॉक्टर कफील खान को दोषी ठहरा दिया गया और उनका मेडिकल लाइसेंस रद्द कर दिया गया। उस वक्त इस मामले ने काफी सुर्खियां बटोरी थी और कफील खान को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। और अब डॉक्टर कफील खान का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल सपा ने इन्हें राज्य विधान परिषद के चुनाव के लिए देवरिया कुशीनगर सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद से डॉक्टर खान के निशाने पर सीएम योगी आ गए हैं। डॉक्टर कफील ने कहा, मैं एक डॉक्टर था, बाद में सामाजिक कार्यकर्ता बना, उसके बाद पुलिस की सूची में हिस्ट्री शीटर बन गया, उसके बाद मैं लेखक बना और बाबा राघव दास गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में हुए ऑक्सीजन मामले के ऊपर एक किताब लिखी और अब मैं नेता बन गया हूँ। जब गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन कांड हुआ था तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मैं हीरो बनने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मुसीबत के वक्त बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर लाने में कामयाब रहा था। और अगर मैं विधान परिषद सदस्य का चुनाव जीता और मेरी योगी जी से मुलाकात हुई तो मैं कहूंगा कि मैं अभिनेता बनने के बजाय नेता बन गया हूं। सिर्फ इतना ही नहीं, कश्मीर फाइल्स फिल्म का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी पर भी फिल्म बननी चाहिए। डॉक्टर कफील ने कहा कि मैं मोदी योगी से नहीं डरता। अब कफील खान के तल्ख तेवर साफ नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब वो जीतकर सपा की उम्मीदों पर खरे उतर पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। नेता तो बन गए, लेकिन विधान परिषद पहुंचने की राह आसान नहीं है, क्योंकि विधान परिषद पहुंचने के लिए चुनाव भी जीतना होगा। हाल ही में यूपी में विधानसभा के चुनाव भी हुए। अब नए विधायकों को शपथ दिलाने की तैयारी हो रही है, लेकिन इससे पहले प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाई जाएगी। प्रोटेम स्पीकर के लिए सबसे ऊपर जो नाम चल रहा है वो है योगी के सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी का। तो किसे बनाया जा सकता है प्रोटेम स्पीकर, देखिए ये रिपोर्ट।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा नेता मोहम्मद आजम खान के रिश्तों में हमेशा तलखी बनी रहती है। आजम खान 2 साल से भी ज्यादा समय से जेल में है। आजम खान पर ये कार्रवाई योगी राज में हुई है। जेल में रहते हुए आजम खान ने विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीता भी, और अब आजम खान का नाम प्रोटेम स्पीकर के लिए राजभवन भेजा गया है। जी हाँ, आजम खान को विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया जा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो योगी आदित्यनाथ को भी विधायक पद की शपथ आजम खान ही दिलाएंगे। दरअसल परंपरा के अनुसार प्रोटेम स्पीकर सदन के वरिष्ठ विधायक को बनाया जाता है, और यूपी विधानसभा के लिए जो सदस्य चुनकर आए हैं उनमें आजम खान सबसे वरिष्ठ विधायक है। इस कारण प्रोटेम स्पीकर के लिए जो नाम राजभवन में भेजे गए हैं उनमें आजम खान का नाम सबसे ऊपर है। आजम खान 10वीं बार चुनाव जीतकर विधायक बने और यूपी विधानसभा में वो सबसे वरिष्ठ विधायक है। प्रोटेम स्पीकर को विधानसभा के सदस्य के रूप में सबसे पहले राज्यपाल शपथ दिलाते हैं, और उसके बाद राज्यपाल ही उस विधायक को प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाते हैं। नए विधायकों को शपथ दिलाने की जिम्मेदारी प्रोटेम स्पीकर की होती है। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी प्रोटेम स्पीकर ही करवाता है। ऐसे में ये पद बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, खास तौर पर वहाँ जहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तलखियां ज्यादा हो। आजम खान प्रोटेम स्पीकर तो बन सकते हैं, लेकिन इसमें भी कई अड़ंगे हैं। संवैधानिक नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक ही सदन का सदस्य रह सकता है, इसलिए विधायक पद की शपथ लेने से पहले आजम खान को लोकसभा की सदस्यता छोड़नी होगी। इसके बाद भी उनका प्रोटेम स्पीकर बनना तय नहीं है, क्योंकि आजम खान इस समय जेल में है। ऐसे में राज्यपाल आजम खान की जगह किसी दूसरे वरिष्ठ विधायक को भी प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर सकते हैं। इसलिए विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के लिए दूसरे विधायकों के नाम भी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भेजे गए हैं। लिस्ट में आजम खान के अलावा बीजेपी विधायक सुरेश कुमार खन्ना, सपा के दुर्गा प्रसाद यादव और अवधेश प्रसाद सिंह सहित कुल 17 नाम हैं। संकेत इस बात की है कि आजम खान की जगह सुरेश खन्ना या बीजेपी के उस वरिष्ठ विधायक को जिसे योगी मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी जाएगी, उसे प्रोटेम स्पीकर बनाया जा सकता है। आजम खान प्रोटेम स्पीकर बन सकते हैं, लेकिन इसमें मुश्किलें भी बहुत हैं। ऐसे में यूपी विधानसभा में किसे प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा, इस पर सभी की नजरें हैं। आजम को मौका शायद ही मिले। मौका उन छात्राओं को भी नहीं मिलेगा जिन्होंने हिजाब विवाद में कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद परीक्षा छोड़ दी। छात्राओं के फैसले के खिलाफ कर्नाटक सरकार का रुख सख्त हो गया है। हिजाब विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने छात्रों की अपील ये कहते हुए खारिज कर दी थी कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। हाई कोर्ट के फैसले पर कई लोगों ने नाराजगी भी जताई। नाराज मुस्लिम समुदाय की ओर से कर्नाटक बंद का आह्वान भी किया गया। फैसले से नाराज कई छात्रों ने परीक्षा छोड़ने का ऐलान किया और परीक्षा केंद्र से उठकर चली गई। लेकिन परीक्षा छोड़ने वाली ये छात्राएं मुश्किल में फंसती दिख रही है। सरकार उन्हें दूसरा मौका देने को तैयार नहीं है। कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने साफ किया है कि हिजाब बैन के खिलाफ प्रदर्शन के चलते परीक्षा छोड़ने वाले स्टूडेंट्स को दोबारा एग्जाम देने का मौका तो मिलेगा, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद जिन छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार किया है उन्हें दोबारा परीक्षा देने का मौका नहीं दिया जाएगा। कोर्ट के फैसले के विरोध में परीक्षा छोड़ने वालों को मौका देने के पक्ष में सरकार नहीं है, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कर्नाटक सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है, जिसे लेकर कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस विधायक कृष्णा बाइरेगौड़ा ने कहा कि सरकार को छात्रों के भविष्य की चिंता होनी चाहिए, उन्हें परीक्षा देने का एक और मौका मिलना चाहिए। दूसरी ओर बम्बई सरकार ने साफ कर दिया है कि परीक्षाएं सभी की मर्जी और इच्छा से आयोजित नहीं हो सकती है। इसके लिए एक पैटर्न होता है, प्रश्न पत्र का पैटर्न होता है। इसके बाद मूल्यांकन में काफी मेहनत लगती है। इसे अचानक और कभी भी नहीं किया जा सकता। दरअसल कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब मामले में फैसला सुनाते हुए स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत मांगने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इस पर होली की छुट्टी के बाद सुनवाई होगी। और बुलेटिन के आखिर में बात झूठे चुनावी वादों की। चुनाव के वक्त अक्सर नेता अपने वादों की चाशनी में जनता को डुबोकर वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब लोकतंत्र का पर्व खत्म हो जाता है तो सब गायब हो जाते हैं और उनके वादे भी हवा हवाई हो जाते हैं। बीजेपी के नेता इस मामले में सबसे ऊपर हैं। साल 2014 से लेकर अब तक हुए चुनाव में पार्टी ने जनता को कई सपने दिखाए, लेकिन सब टूट गए। बावजूद इसके उन पर कोई एक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैनिफेस्टो में किए गए वादों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है।
जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा। इन अल्फाजों के जरिए अक्सर जनता नेताओं को वादों की वो फहरिस्त याद दिलाती है जो उन्होंने चुनाव के वक्त गिनाई थी। लेकिन अब ये जरूरी नहीं है कि दिग्गजों ने जो वादा किया था उसे निभाना पड़ेगा, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में साफ तौर पर कह दिया है कि पार्टियों के चुनावी मैनिफेस्टो में लुभावने वादे कर उसे पूरा ना कर सकने के खिलाफ कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। ऐसे वादों से मुकरने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। दरअसल अमित शाह और अन्य नेताओं के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई आरोप लगे थे। कहा गया था कि उन्होंने अपने चुनावी वादों को पूरा नहीं किया। याचिका में कहा गया था कि बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में अपने मैनिफेस्टो का पालन नहीं किया। उसने न ही चुनाव में जनता से किए अपने चुनावी वादों को ही पूरा किया। ऐसे में लोगों से धोखा देने के लिए मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। इस याचिका पर निचली अदालत ने मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया था। वहीं निचली अदालत के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों के जनता के लिए लुभावने वादे पूरा न करने पर उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। जस्टिस दिनेश पाठक ने कहा कि मुकदमा दर्ज न करने के निचली अदालत के आदेश में कोई गलती नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत अपने वादों के लिए राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार नहीं हैं। अब कोर्ट ने तो नेताओं को बेकसूर साबित कर दिया है, लेकिन लोगों को नेताओं की लॉलीपॉप से बचना होगा, जिसे थमाकर वो वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।